आज के इस सेशन में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डेब्ट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। बहुत टेक्निकल है और इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप ध्यान से, टेक्निकल पॉइंट है तो ध्यान से समझेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डेब्ट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, order of priority of debts in case of winding up। तो ये लिस्ट बनाएंगे कि सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले पैसा मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद पैसा मिलेगा वर्कमैन ड्यू। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यू को सबसे पहले पैसा मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 529A। सेक्शन 529A 529A क्या कहता है, आप ध्यान से इसे थोड़ा सा ब्रीफली नोट कर लेंगे। सेक्शन 529A, secured creditors and secured creditors and workmen's due and workmen's, आप पूरा लिखेंगे, workmen's dues रैंक पारी पासु। रैंक पारी पासु मतलब दे आर इक्वल, दे आर ऑन सेम स्टैंडिंग, दे आर इक्वल। रैंक पारी पासु, पारी पासु, PASU, पासु। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है, उसके बाद पैसा अलग किया जाएगा कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ वाइंडिंग अप। कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का खर्चा अलग करने के बाद फिर प्रेफरेंशियल डेट्स को पैसा दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल डेट्स की हम एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट बनेगी सेक्शन 530 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 530 के अकॉर्डिंग उस लिस्ट को हम बनाएंगे। और फिफ्थ होगा प्रेफरेंशियल डेट्स को पैसा देने के बाद फिर जिनके फ्लोटिंग चार्जेस हैं, फ्लोटिंग चार्जेस को पेमेंट होगा। ठीक है। और फिर लास्ट में पेमेंट जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो, इफ देयर इज एनी सरप्लस कैपिटल, अगर कुछ बचता है तो ये सारी पेमेंट करने के बाद तो वो पैसा पहले वापस होगा
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद पैसा बचता है तो पैसा जाएगा एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इस तरह से पैसे का बंटवारा होगा। प्रेफरेंशियल डेट्स और प्रेफरेंस शेयर में आपने कंफ्यूज नहीं करना है। सेक्शन 530 प्रेफरेंशियल डेट्स की एक लिस्ट बनाता है। जब वो लिस्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंशियल डेट्स किसी और चिड़िया का नाम है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किसी और चिड़िया का नाम है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे पहले, और सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है। आइए, क्लास बहुत टेक्निकल होने वाली है और एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप ध्यान से बात को नोट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर से क्या तात्पर्य है? Secured creditor refers to a person who holds a security in the form of a mortgage, charge, or lien on the company's property. मॉर्गेज मतलब क्या? जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटाइज करके लोन लेते हैं तो उसे मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, चार्ज भी इसी तरह का एक कंसेप्ट है, लेकिन चार्ज में क्या होता है कि प्रॉपर्टी की पोजीशन कंपनी के पास ही रहती है। आपने कंपनी लॉ में चार्जेस वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो ये कंसेप्ट भी आपको इस लेवल पर आना चाहिए। अगर मॉर्गेज और चार्ज के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्लास में मैं मॉर्गेज और चार्ज को डिफरेंशिएट करने नहीं बैठ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे वाइंडिंग अप के कंसेप्ट को कंक्लूड कराना है। तो दोनों ही डेप्ट को सिक्योरिटाइज करने के तरीके हैं। लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन पोजेशन। ध्यान से सुन लीजिए, लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन पोजेशन। तो मॉर्गेज, चार्ज और प्लेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तीन कंसेप्ट है। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम पर ये बहुत हिट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जब आप अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो मेरी बात ध्यान रखना, आप मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज, हाइपोथिकेशन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ कर जाएं, क्योंकि ये कंसेप्ट इंटरव्यू के टाइम जरूर पूछे जाते हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर रेफर टू अ पर्सन हु होल्ड्स अ सिक्योरिटी, यानी ये डिफरेंट ये मेथड्स हैं टू सिक्योरिटाइज अ डेब्ट। ठीक है,
क्रेडिटर के पास किसी भी फॉर्म में सिक्योरिटी होनी चाहिए तो उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर कहेंगे, चाहे वो उसके पास मॉर्गेज हो, चाहे चार्ज हो, या लियन ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी हो। ठीक है, आइदर आइदर इन पार्ट आइदर इन पार्ट हो सकता है कि उसका एक डेब्ट का एक पार्ट सिक्योरिटाइज हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूरा डेब्ट सिक्योरिटाइज हो, और फॉर द होल ऑफ द डेब्ट whole of the debt due to him due to him from the company due to him from the company। तो ध्यान से आपने बात समझनी है। ये हमने क्या लिखा, मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये हमने क्या समझा सर, मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब हम देखेंगे ऑप्शंस फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑप्शंस फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है और कोई डेटर सिक्योर्ड है तो क्या क्या वो उसके पास ऑप्शन है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, और जो यहाँ बात आपको लिखवाई जा रही है इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, तो आपको कंसेप्ट का सही समझ में तो क्वेश्चन करते वक्त आएगा। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप के दौरान असिक्योर्ड वाइंडिंग अप के दौरान a secured creditor has the following options. A secured creditor has the following options. क्या क्या ऑप्शंस उसके पास रहते हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आइए इन तीन ऑप्शंस के बारे में पहले ध्यान से हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि वो अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा करे, रिलाई ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, एंड इग्नोर लिक्विडेशन प्रोसेस। उसे लिक्विडेशन प्रोसेस की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो उसका डेब्ट तो सिक्योर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। आप एक एक वर्ड को ध्यान से नोट करते जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। when the value of security when the value of security is adequate to recover the entire debt due to him। आप बात को ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। In the course of winding up, a secured creditor has the following options: rely on the security and ignore liquidation। ये पहला ऑप्शन है
दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये ऑप्शन वो यूज़ कर सकता है जब उसको ये पता है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ एडिक्वेट टू रिकवर द एंटायर डेप्ट ड्यू टू हिम। ठीक है, अगर उसे थोड़ा सा भी शक है, फिर क्या ऑप्शन है इसके लिए? दूसरा ऑप्शन क्या है? आइए, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। ध्यान से बात को नोट करेंगे। क्या करेगा? वैल्यू द सिक्योरिटी, वैल्यू द सिक्योरिटी, और वैल्यू करने के बाद उसे लगता है कि कुछ बैलेंस अमाउंट बच जाएगा। ठीक है, तो उसके पास ये ऑप्शन है, एंड stand as unsecured creditor, stand as unsecured creditor for balance amount, for the balance amount. After proving his debt, after proving his debt. और थर्ड ऑप्शन है, गिव अप द सिक्योरिटी, गिव अप द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को वो गिव अप कर दे, एंड stand as गिव अप द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को गिव अप कर दे, छोड़ दे, सिक्योरिटी को छोड़े, कहते कि सिक्योरिटी में दम नहीं है, इससे कुछ वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम करे, एंड प्रूव करे, अपने डेब्ट को प्रूव करे। ठीक है, द होल अमाउंट, एंड प्रूव द होल अमाउंट एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अपने पूरे अमाउंट की वो क्लेम कैसे करे? एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पूरा अमाउंट वो क्लेम करे। तो तीन ऑप्शन क्या क्या हैं, आइए दोबारा एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर देखा, और उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटी के ऊपर वो भरोसा करे और लिक्विडेशन को इग्नोर करे। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि दिस ऑप्शन कुड बी एक्सरसाइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज एडिक्वेट टू रिकवर द इंटायर डेप्ट ड्यू टू हिम। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सिक्योरिटी की वैल्यू करे। ठीक है, जितना अमाउंट रिकवर होता है सिक्योरिटी से करे, और बाकी अमाउंट के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लाइन में जाके खड़ा हो जाए। और तीसरा, सिक्योरिटी को छोड़कर पूरे अमाउंट के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लाइन में जाके खड़ा हो जाए। अब यहाँ पर हमने एक सेक्शन 529 में एक बात पढ़ी, पारी पासु क्लोज पढ़ा। आइए इस क्लोज के बारे में थोड़ा जान लें। सेक्शन 529 सिक्योर्ड कहता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन ड्यू रैंक पारी पासु। तो यहाँ पे पारी पासु चार्ज ऑफ वर्कमैन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, वो पूछ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय पारी पासु चार्ज फॉर वर्कमैन ड्यू। आइए यहाँ पे नोट कर लेंगे हम, एक हेडिंग लिखिए, पारी पासु चार्ज, पारी पासु, पारी पासु चार्ज फॉर वर्कमैन्स ड्यू। शाबाश, सुन लीजिए पहले ध्यान से बात। कहता है जो सिक्योरिटी, जो भी क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिक्योर्ड क्रेडिटर
shall be deemed shall be deemed deemed to subject to a pari passu to a pari passu charge। और वर्कमैन के फेवर में ये पारी पासो चार्ज कौन क्रिएट कर रहा है? सेक्शन 529A कर रहा है। पारी पासो चार्ज इन फेवर ऑफ वर्कमैन, इन फेवर ऑफ वर्कमैन to the extent of to the extent of the workman due workman's portion therein। यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योरिटी को रिलाइज करा के पूरा पैसा नहीं ले जाएगा जब तक वर्कमैन का पैसा बचा हुआ है। तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, वर्कमैन्स का पोर्शन कैसे निकालेंगे उस सिक्योरिटी के अंदर? तो उसका एक फॉर्मूला है, वर्कमैन्स पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी, वर्कमैन्स पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी। तो कैसे आप निकालेंगे ये वर्कमैन पोर्शन? तो सबसे पहले जितना वर्कमैन का ड्यू है उसे असरटेन कर लीजिए, वर्कमैन ड्यूज, और उसे किस चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसे डिवाइड कर दीजिए वर्कमैन्स ड्यूज प्लस अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और फिर जो भी सिक्योरिटी आएगी उसके अंदर वर्कमैन का पोर्शन कितना है वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेटा यूज़ करके दिखाऊंगा आपको ये फॉर्मूला, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अभी ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए कि सर ने ये फॉर्मूला बताया तो इसको याद कर लेना है। वर्कमैन पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकालेंगे? वर्कमैन ड्यू को डिवाइड कर देंगे वर्कमैन ड्यू प्लस अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर से। इस फॉर्मूले का यूज़ जब हम करना सीखेंगे तो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर एनफोर्समेंट ऑफ चार्ज करता है तो क्या होगा? एनफोर्समेंट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ चार्ज? पहले लिख लीजिए। if a secured creditor if a secured creditor opts to realize if a secured creditor opts to realize his security तो क्या होगा? ध्यान से बात को सुनिए और समझने की कोशिश भी करिए। इंस्टीड ऑफ इफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑप्ट्स टू रियलाइज हिज सिक्योरिटी, तो क्या क्या होगा? क्या होगा इसके बाद? इसके बाद 4 पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं टू सोल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो लिक्विडेटर के पास क्या पावर मिल जाएगी? पहले यहाँ लिक्विडेटर की पावर सुनिए। द लिक्विडेटर shall be entitled shall be entitled
to represent workmen and enforce such security यानी यू कैन से चार्ज, यानी जो फॉर्मूला आपने पीछे नोट किया। लिक्विडेटर वर्कमैन के बिहाफ पर उनका उनका हिस्सा एनफोर्स कराएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? द सिक्योर्ड क्रेडिटर लाइबल टू पे his portion of the expenses incurred। इस पॉइंट को भी मैं प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा आपको। बाय द लिक्विडेटर, बाय द लिक्विडेटर। तो क्वेश्चन आपके पास थियोरेटिकल भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है, लेकिन आपने ध्यान से बात को सुनना है। सिक्योर्ड क्रेडिटर लायबल टू पे हिज पोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस incurred by the liquidator for the preservation of the security, for the preservation of the security before realization by the secured creditor, by the secured creditor। और थर्ड ऑप्शन है any amount realized by liquidator, any amount realized by liquidator by way of enforcement of such charge shall be applied any amount realized by the liquidator by way of enforcement of such charge shall be applied ratably, ratably मतलब proportionate amount for the discharge of workmen's dues। और अगर वो फुल अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो फिर कितना मिलेगा? रेटेबल अमाउंट मिलेगा। और रेटेबल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमने ये आपको साथ शुरू में डिस्कस कर लिया। आइए अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ चार्ज का फोर्थ अमाउंट। बैलेंस अमाउंट ड्यू टू secured creditors or the workman or the amount of or the
amount of workman portion in his security whichever is less, whichever is less, shall rank pari passu, shall rank pari passu balance amount due to secured creditors, or the amount of workman portion in his security whichever is less, shall rank pari passu with workman dues for the purpose of for the purpose of section 529 ए। अब इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस क्लोज के ऊपर, तो ये बात हमारी समझ में आएगी। आगे बढ़ने से पहले 520 ये बेटा ये चारों ऑप्शन है, अभी आप इसको सिर्फ नोट करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस पे करेंगे तो आपको ये डिटेल में समझ में आएंगे। इसके बाद सेक्शन 530 समझना जरूरी है। आइए हम सेक्शन 530 को एक बारी यहाँ समझे। प्रेफरेंशियल पेमेंट अंडर सेक्शन 530, पहले मैं सारे कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम एक एक कंसेप्ट को करेंगे। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप certain payments are to rank in priority to others, यानी कुछ लोगों का पैसा पहले दिया जाएगा, रैंक priority to others। आप नोट कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। In the event of winding up, certain payments are to rank in priority to others. The payments to be so made first are called preferential payments, और जिनकी पेमेंट पहले हो उन्हें कहा जाता है preferential payments। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, रिमेंबर preferential payments under section 530 is subject to provision of section 529A, यानी सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन ड्यू को पे करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 529A, ठीक है। उसके बाद पैसा मिलेगा प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को, ये हम बात ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आप नोट कर लीजिए। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप सर्टेन पेमेंट्स आर रैंक priority to others, payment to be so made first are called preferential payments। Remember, preferential payments under section 530 is subject to provisions of section 529A। The following, अब यहाँ ध्यान से नोट कर लीजिए, द फॉलोइंग अनसिक्योर्ड डेब्ट्स शैल बी पेड इन प्रायोरिटी ऑफ अदर अनसिक्योर्ड डेब्ट्स, यानी सिक्योर्ड डेब्ट की तो हम पेमेंट की बात कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी अनसिक्योर्ड डेब्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें दूसरे अनसिक्योर्ड डेब्ट्स पे प्राथमिकता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। वो कौन कौन से हैं आइए ब्रीफली हम नोट करेंगे, साथ साथ आप नोट कर लेंगे बेटा इस पॉइंट को। रिवेन्यू टैक्सेस, ठीक है बेटा, जो भी रिवेन्यू है, जो भी टैक्सेस हैं लोकल अथॉरिटी के, सेसेस, जितने भी सेस हैं, ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को बेटा नोट करेंगे। दिस इज नोट केसेस, आप इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे सेस कर लीजिए, CESSES, सेस,
तो ये जो वर्ड है केसेस, इसे आप यहाँ स्ट्राइक कर देंगे। आप नोट करिए, following unsecured debts shall be paid in priority of other unsecured debts. Revenues, taxes, cesses due to government, local authority, amount should have become due and payable within 12 months before the date of commencement of winding up. तो कौन से टैक्स रियलाइज करने हैं जो ड्यू हो चुके हैं? अमाउंट शुड हैव बिकम ड्यू एंड पेबल विद इन 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कमेंसमेंट जहां से हुई उससे 12 महीने पहले जो भी टैक्सेस ड्यू हो चुके हैं, रेवेन्यूज ड्यू हो चुके हैं, सेसेस ड्यू हो चुके हैं, सबसे पहले पेमेंट जाएगी उनको। उसके बाद पेमेंट जाएगी किसको? आप ध्यान से बात को नोट करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ आपको थोड़ा सी कंफ्यूजन हो जाएगी, सर ऊपर तो पढ़कर आए हैं, दोबारा से आ गए ये लोग। तो ये वो लोग नहीं है जो वर्कमैन थे, ये अलग है, ये एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिफरेंस करना है। जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस और सैलरी हैं उसके बाद, लेकिन उसके ऊपर लिमिट है, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स विद इन 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। not exceeding 4 months within 12 months before the date of commencement of winding up। ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा। अगर आप पीछे रुक गए हैं तो इस पॉइंट पर आप पॉज भी कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। अगर आप पीछे रह गए हैं तो आप पॉज भी कर सकते हैं। वेजेस सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज rendered to company and due for a period of exceeding 4 months within 12 months before the commencement of winding up। यानी जिस दिन आपकी वाइंडिंग अप शुरू हुई उससे 12 महीने के अंदर जो सैलरीज ड्यू हो चुकी हैं, मैक्सिमम सैलरी अगर मान लो 6 महीने की है तो 4 महीने की देंगे, 5 की है तो 4 की देंगे, 4 की है तो 4 की देंगे, 3 की है तो 3 की देंगे, 2 की है तो 2 की देंगे। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स विद इन 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड such sum as may be notified by the government। For the claimant it is rupees 20,000 at present, ठीक है। बोनस इज इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन वेजेस, और इसमें बोनस भी इंक्लूड होगा। तो 4 महीने की सैलरी और 20,000 रुपये, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर को हम अलाउ करेंगे। 4 महीने की सैलरी मान लो 40,000 आती है तो 20,000 रुपये इसमें एडमिट होगा, बाकी का नहीं होगा। All amounts due in respect of contribution payable during 12 months before the winding up under employee state insurance or any other law, ठीक है। और ध्यान से आप नोट करेंगे, all amounts due in respect of contribution payable 12 months before the winding up under the employee state insurance or any other law, ठीक है। any workman compensation under employees compensation act 1923, any workman compensation under employees workman कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोल लीजिए या एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट बोल लीजिए 1923, ठीक है। और आप नोट कर लेंगे बेटा सारी बातें इसके अंदर। एक पॉइंट और भी है इसका, लास्ट में एक पॉइंट और भी हम नोट करेंगे इसका। ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। all sums due to an employee, all sum due to an employee from a provident fund
पूरा लिखेंगे। अ पेंशन फंड अ ग्रेचुटी फंड, तो जो भी अमाउंट ड्यू है वो और एनी अदर फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। For the welfare of employees maintained by maintained by the company, maintained by the company। और इसके बाद एक और पॉइंट आप लिखेंगे, द एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट ऊपर आया तो नहीं ना, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। द एक्सपेंसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन held under held under section 235 और सेक्शन 237, ठीक है बेटा, ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो इन सबको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। आइए एक बारी दोबारा से हम नोट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, इसको एक एक करके समझेंगे। इन सबको बेटा आपने याद रखना है जब आप एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। एक और इसमें रह गया है, आइए वो भी हम इस पर नोट कर लेंगे। ऑल एक्रूड हॉलीडे remuneration, all accrued holiday remuneration becoming payable to an employee। All accrued holiday remuneration becoming payable to an employee। तो सारे लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। आइए एक बार दोबारा से करेंगे। तो पहले जो लिखा हमने वो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप सर्टेन पेमेंट्स आर टू रैंक in priority to others, payments to be so made first are called preferential payments। Remember, preferential payments under section 530 is subject to provision of section 529A। The following unsecured debts shall be paid in priority of other unsecured debts: revenue taxes due to government, local authority. Amount should have become due and payable within 12 months before the commencement of winding up. Wages, salary of employees in respect of service rendered to company and due for period of not exceeding 4 months within 12 months before the date of commencement of winding up. Amount shall not exceed such sum as may be notified by the central government for claimant. For one claimant, it is rupees 20,000 at present. Bonus is included in expression wages। तो all amount due in respect of contribution payable during 12 months before the winding up under employees state insurance and any other law,
और एनी अदर लॉ में जब प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सब आ जाते हैं बेटा। एंड एनी वर्कमैन कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो यहाँ पोज करके आप नोट कर लेंगे, एक बारी पोज कर लीजिए और ये सारे पॉइंट जो आप इन्हें नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स इसमें रह गए थे तो उसको हमने लिख लिया है। ऑल सम्स ड्यू टू एन एम्प्लॉई फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, pension fund, gratuity fund, or any other fund for the welfare of employees maintained by the company. Expenses of any investigation held under Section 235 or Section 237 of the Companies Act 1956. All accrued holiday remuneration becoming payable to an employee. All these are preferential payments. आप इन सब को लिख लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए और लर्न आपने करना पड़ेगा इन सब बातों को बेटा। कोई भी पॉइंट जहाँ छूटा है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके फर्दर आप नोट कर सकते हैं। शाबाश। अब इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। शाबाश। अब एक पॉइंट रह गया है यहाँ पे, बस एक पॉइंट और रह गया है, उसे भी हम डिस्कस कर लें। अब यहाँ पे 529A और 530 में दोनों में वर्कमैन यूज हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले दोनों में डिफरेंस कर लिया जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन difference between workman dues and employees dues। ये वर्कमैन यूजुअली वो लोग होते हैं बेटा जो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं, इसलिए इनका पैसा नहीं रोक सकते। एम्प्लॉयज़ को तो फिर भी हम एक मिनट के लिए रोक लेंगे, लेकिन वर्कमैन को नहीं रोक सकते। तो नोट कीजिए, वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। आइए, वर्कमैन को मिलेगा पैसा 529A सिक्योर क्रेडिटर के साथ, और एम्प्लॉयज़ को मिलेगी प्रेफरेंशियल पेमेंट। नंबर फर्स्ट, वर्कमैन mean employees, workman means employees of the company। वर्कमैन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। बीइंग वर्कमैन, बीइंग वर्कमैन within within being workman within the meaning of Industrial Dispute Act, Industrial Dispute Act 1947। और यहाँ पे हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। द एक्सप्रेशन एम्प्लॉयज, यानी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नहीं है, उन्हें हम बोल रहे हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड अ वर्कमैन, डज नॉट इंक्लूड अ वर्कमैन। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हैं तो उनको क्या मिलेगा? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट।
overriding preferential payment under section 529A. That means that is to be paid first, to be paid first before paying. तो याद रखना है आपने, बिफोर पेइंग एम्प्लॉयज ड्यूज अंडर सेक्शन 530. और इन लोगों को क्या मिलता है? इन लोगों को मिलता है प्रेफरेंशियल पेमेंट. प्रेफरेंशियल पेमेंट अंडर सेक्शन 530. That is to be paid after, to be paid after paying workmen's due, paying workmen's dues under section 529A. शाबाश. और एक लास्ट डिफरेंस करेंगे हम, थर्ड. नो लिमिट ऑन अमाउंट. अमाउंट में इसमें कोई लिमिट नहीं है. नो लिमिट ऑन अमाउंट. अगर सिक्योर्ड एसेट सफिशिएंट है तो पूरा मिलेगा, नहीं है तो रिटेबल मिलेगा, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नो लिमिट ऑन अमाउंट. ठीक है. और इसमें ठीक है, यहाँ पे 4 मंथ सैलरी, 4 मंथ सैलरी subject to rupees 20,000 in the case of, any one claimant, any one claimant. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कमैन एंड एम्प्लॉय. वर्कमैन को पैसा मिलेगा 529A में, 529A में, और एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा 530 में. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. आइए अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएं. कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और कुछ केसेस भी हैं, लेकिन पहले आप, कुछ केसेस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन केसेस की लिस्ट आपको दे दी जाएगी. लेकिन पहले आप मुझे ये कंटेंट करके दिखाएंगे. शाबाश. लैंडमार्क जजमेंट्स भी है कुछ. ये केसेस की लिस्ट देखिए. ये 45 इंपॉर्टेंट केसेस की लिस्ट है. कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, सीए एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. कुछ सीएस एग्जाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा. तो कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, कुछ मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा. चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है. ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. आइए नोट करेंगे. मैसर्स सनसेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट
ऑफिशियल लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द एसेट हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 28 lakhs एट हिज डिस्पोजल। तो जो आपने पढ़ा है अभी, आइए उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और ये देखिए सी ए में 1999 का क्वेश्चन है। तो ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20 लाख रुपए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने हैं, 15 लाख रुपए वर्कर को देने हैं, और सिक्योरिटी कितने की है? 28 लाख रुपए। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। टैक्सेस है, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स 530 के अंदर है, ठीक है। 530 के अंदर 2 लाख रुपए टैक्सेस देना है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 40 लाख है। इनको तो भूल ही जाओ, इनको तो भूल ही जाओ। क्यों भूल जाओ इनको? ये 2 लाख भी, 2 लाख को कुछ नहीं मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं, जो एसेट्स को रियलाइज हुए हैं, ठीक है, 28 लाख रुपए के हैं। तो यह क्वेश्चन में दिया नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि क्या सभी एसेट सिक्योरिटाइज है या कोई पर्टिकुलर एसेट सिक्योरिटाइज है। तो अजम्पशन ये लेंगे कि लास्ट में दिया है, देखो, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज क्रिएटेड अ चेंज नहीं है बेटा, इसको ठीक कर लीजिए, चार्ज है ये। थोड़ा सा एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप ध्यान से। चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अजम्पशन ये लेनी है कि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर रखा है सभी एसेट्स पर से, यानी जितने भी एसेट्स हैं। तो 529 ए के अकॉर्डिंग अगर हम 529 ए को हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें, तो क्वेश्चन को बेटा आपको मिल जाएगा, प्रिंट आउट मिल जाएगा इसका। और 529 ए को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो 28 लाख ही सिक्योरिटी की वैल्यू है, ठीक है। अब 28 लाख में 28 लाख भी प्रोपोर्शनेटली बटेगा, किसमें, कैसे बटेगा, उसकी कैलकुलेशन जरा हम करेंगे। शाबाश। तो आइए आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, पहले वो करते हैं। 5 नंबर लेने हैं इसमें से, इस क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। सेक्शन 529 ए एंड सेक्शन 530 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 suggest the procedure and sequence of payment of liabilities out of available funds with the official liquidator। ठीक बात है, समझ में आई बात हमें ये वाली। As per section 529A, during the course of winding up, payment should be made first to workmen due, and debts due to secured creditors shall be paid in priority to all other debts। ठीक है बेटा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप पेमेंट शुड बी मेड फर्स्ट टू वर्कमेंस ड्यू, एंड डेब्ट्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स शैल बी पेड प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेब्ट्स। 529A has overriding effect, thus above debts have to be paid in full. If the amount available is insufficient to pay workmen's due and secured creditors due, payment should be divided among them in proportions। तो पेमेंट कैसे डिवाइड होगी? प्रोपोर्शनेट पेमेंट मिलेगी। Here, funds available with the official liquidator are not even sufficient to meet fully the dues payable to secured creditors and workmen। तो इसलिए 10 tax dues to the tune of rupees 2 lakh payable to government authorities will not be get any payment, even though they are to be considered as preferential payments under section 530 of the Companies Act 1956. Secured creditors due and workmen due will be proportionate amount. Secured creditors and dues and workmen due will get proportionate amount as calculated shown। तो उस फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, आइए उस फॉर्मूले को एक बारी मैं दोबारा से आपको, मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बेटा करके बताएंगे। तो 28 लाख में से कैसे निकालेंगे वर्कमैन ड्यू का फॉर्मूला? वर्कमैन ड्यू को डिवाइड कर देंगे वर्कमैन ड्यू प्लस अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आइए देखिए कैसे। वर्कमैन ड्यू कितना है? 15 लाख है। तो 15 लाख को डिवाइड करेंगे किससे? टोटल अमाउंट से। आप देखिए, करके देखिए, ये 35 लाख कैसे आया?
आप इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये 35 लाख से हमने डिवाइड किया, आप दोनों को जोड़ दीजिए। आप पूरा लिखेंगे, इस पे फॉर्मूले को पहले पूरा लिखेंगे, आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे शॉर्टकट में यहाँ किया गया है। आप पहले फॉर्मूले को पूरा लिखिए। फॉर्मूला क्या है, 28 लाख क्या है यहाँ पे, 28 लाख जो अमाउंट रियलाइज हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो शाबाश 28 लाख, 28 लाख में से, शाबाश ध्यान से सुनना बात, जो अमाउंट मिलेगा वर्कर्स को वो किस प्रोपोर्शन में मिलेगा। पहले 35 लाख कहाँ से आया, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को 20 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है और 15 लाख एम्प्लॉयज़ को देना है। क्वेश्चन में दिया है, देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन में दिया है। इन दोनों अमाउंट को जोड़ दिया गया है तो 35 लाख आ गया है। तो 15 लाख को 35 लाख से डिवाइड करेंगे, और 28 लाख कहाँ से आया है, ये 28 लाख यहाँ से आया है बेटा, जो सिक्योरिटी रियलाइज हुई है। आप ध्यान से बात को समझेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में 12 लाख रुपए मिलेगा, 12 प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा, 12 लाख तो मिलेगा वर्कर्स को, और 16 लाख रुपए मिलेगा, 16 लाख रुपए मिलेगा किसको, 16 लाख मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। आइए एक बारी फिर दोबारा से अपने उस पॉइंट पे चलते। तो क्या मतलब था हमारा, पारी पासु चार्ज फॉर वर्कमैन ड्यूज, सेक्शन 529 ए हमने ये पढ़ा। तो क्या मतलब था, सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिक्योर्ड क्रेडिटर शेल बी डीम्ड टू सब्जेक्ट टू पारी पासु चार्ज, यानी उसके ऊपर पारी पासु चार्ज है, यानी दे स्टैंड इन इक्वल, ठीक है, इक्वल, इक्वल का मतलब प्रोपोर्शनेट, इन फेवर ऑफ वर्कमैन टू द एक्सटेंट ऑफ वर्कमैन्स पोर्शन देयर इन, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम वो निकालेंगे। आइए एक बारी क्लास को, अब तक की क्लास को हम दोबारा से एक बारी रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ, अभी हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद आइए इस क्लास को हम दोबारा से एक बारी रिवाइज करेंगे और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के मैं मेल आपको कर दूंगा, आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर से आप उसके प्रिंट आउट ले सकते हैं। आइए ध्यान से बात को समझेंगे आप। तो आइए इस लिस्ट को हम पढ़ें। सिक्योर्ड, सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन को। सेक्शन 529 कहता है, सेक्शन 529 क्या कह रहा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन्स ड्यूज रैंक पारी पैसो। वर्कमैन्स ड्यू, वर्कमैन कौन है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कमैन है। तो पहले पैसा मिलेगा इन्हें, रैंक पारी पासो। और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, आप समझ गए हैं कि व्हाट डज इट मीन रैंक पारी पासो, ठीक है। कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ वाइंडिंग अप, उसके बाद पैसा अगर बचता है तो वाइंडिंग अप के खर्चे निकलेंगे, और उसके बाद पैसा बचता है तो प्रेफरेंशियल डेट्स की पेमेंट होगी, उसके बाद पैसा बचता है तो फ्लोटिंग चार्जेस के पैसे होंगे, और उसके बाद पैसा बचता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा जाएगा, उसके बाद पैसा बचता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा जाएगा, और ठीक है, और उसके बाद अनसिक्योर्ड पेमेंट करने के बाद पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा, और उसके बाद पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। ये हमने पूरी लिस्ट बेटा एज इट इज़ लर्न करनी है, आपने नोट करी होगी, एज इट इज़ आपने ये इसे लर्न करना है। इसमें सीक्वेंस को आप नहीं बिगाड़ सकते, आपको ये लिस्ट इसी सीक्वेंस में लर्न करनी होगी। ध्यान देंगे आप बात की तरफ बेटा, आप बात की तरफ ध्यान देंगे। और फिर आपने देखा मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर रेफर टू अ पर्सन हु होल्ड्स अ सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, चार्ज और लियन ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी, either in part or for the whole of the debt due to him from the company। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड भी हो सकता है और फुली सिक्योर्ड भी हो सकता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्या मतलब पड़ा, जिसके पास मॉर्गेज है, जिसके पास चार्ज है, या जिसके पास लियन है। लियन का मतलब क्या बताया आपको, राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसे हम क्या मानेंगे,
सिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेंगे। ऑप्शंस फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप के दौरान अ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, रिलाई ऑन सिक्योरिटी एंड इग्नोर लिक्विडेशन, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत वो तभी करेगा जब उसे पक्का भरोसा हो। दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज एडिक्वेट टू रिकवर द एंटायर डेब्ट ड्यू टू हिम। लेकिन इसमें भी 529 ए अप्लाई हो जाता है बेटा, इसमें भी 529 ए अप्लाई हो जाता है। आइए हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है, वैल्यू द सिक्योरिटी एंड द स्टैंड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर द बैलेंस अमाउंट आफ्टर पेइंग हिज डेब्ट। वैल्यू द सिक्योरिटी एंड स्टैंड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर द बैलेंस अमाउंट आफ्टर प्रूविंग हिज डेब्ट। सिक्योरिटी को वैल्यू करे, जितना सिक्योर अमाउंट है उसको रिकवर करे और बाकी के लिए अनसिक्योर क्रेडिटर्स की लाइन में खड़ा हो जाए। और तीसरा ऑप्शन है गिव अप सिक्योरिटी एंड अपने आप को क्या साबित कर दे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर साबित कर दे। तो इसके बाद शाबाश, जहां वो सिक्योर अपने आप को सिक्योर बता रहा है तो ध्यान रहे उसकी सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सेक्शन 529 है, यानी वर्कमैन ड्यू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्कमैन ड्यू को हम सिक्योरिटी में से प्रोवाइड कराएंगे। दे स्टैंड्स ऑन इक्वल फुटिंग इन्फोर्समेंट ऑफ चार्ज। अगर वो फैसला करता है कि उसे अपने चार्ज को इन्फोर्स करना है तो लिक्विडेटर के पास क्या राइट आ जाएंगे, आइए ध्यान से हम इस चीज़ों को सुनेंगे। लिक्विडेटर के पास क्या क्या राइट्स आ जाएंगे, इस चीज़ को हम ध्यान से सुनेंगे। शाबाश बेटा। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी दूंगा और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपको मैं करने के लिए दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो। और बेटा मेरी क्लास की मेन बात ये रहेगी कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आए। अगर वो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करवा रहा है तो तीन ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं। लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंट वर्कमैन एंड एनफोर्स सच सिक्योरिटी। लिक्विडेटर वर्कमैन के पार्ट पर लिक्विडेटर उन्हें रिप्रेजेंट करेगा और उनका हिस्सा उनको दिलाएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा। दूसरा ऑप्शन ये है सिक्योर क्रेडिटर लायबल टू पे हिज दूसरा पोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द लिक्विडेटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सिक्योरिटी बिफोर रियलाइजेशन। अगर सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने का कुछ खर्चा आया है तो उस खर्चे को भी प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन के बीच में। अगर उसको प्रिजर्व करने में कोई खर्चा आया है, ठीक है, मान लीजिए हमारे केस में जब देखा था हमने 28 लाख की वैल्यू रिलाइज हुई थी और 50,000 रुपये मान लो प्रिजर्व करने के लिए खर्चा आया तो 50,000 को प्रोपोर्शनेटली 50,000 को भी बियर किया जाएगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में सिक्योरिटी को बांटा था वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर के बीच में। आप आई थिंक बात समझ में आए हैं बेटा, यानी दोबारा से बता देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। मान लो सिक्योरिटी है, जो भी सिक्योर्ड एसेट है उसे प्रिजर्व करने के लिए मान लो 50,000 रुपये खर्चा आ गया है तो उस 50,000 रुपये को भी वर्कमैन और क्रेडिटर के बीच में बांट दिया जाएगा, यानी उनको पेमेंट मिलेगी उस सिक्योरिटी को प्रिजर्व रखने के खर्चे के बाद, यानी नेट अमाउंट उन्हें मिलेगा, उन्हें ग्रोस अमाउंट नहीं मिलेगा। यानी उस सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने में कोई खर्चा आया है तो उस खर्चे को भी उसी प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा जिस प्रोपोर्शन में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बी पॉइंट का भी प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं जरूर करके बताऊंगा। बी सी पॉइंट any amount realized by the liquidator by the way of enforcement of such charge shall be applied ratably for the discharge of workman due। ratably कैसे होगा, यानी पूरा अमाउंट नहीं होगा। मान लीजिए 28 लाख वैल्यू रिलाइज हुई, वर्कमैन का हिस्सा 15 लाख है तो पहले 28 में से 15 नहीं मिलेगा भाई, 28 में से प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और प्रोपोर्शनेट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए और एक और इसका पॉइंट है बैलेंस अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी जो बैलेंस बच जाएगा और द अमाउंट ऑफ वर्कमैन
portion in his security whichever is less। ठीक है, जो भी पैसा बाकी बच जाएगा, ठीक है, बैलेंस अमाउंट जितना बचा उसका, ठीक है, बैलेंस अमाउंट जितना बचा, ठीक है, या जितना अमाउंट, ठीक है, वर्कमैन का पोर्शन था सिक्योरिटी में, शेल रैंक पारी पासु विद द वर्कमैन ड्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 529A। ठीक है बेटा, the balance amount due to secured creditor or the amount of workman's portion in his security whichever is less shall be rank pari passu with workman due for the purpose of section 529A। तो ये सब बात हम यहाँ पे समझेंगे बेटा। हर एक पॉइंट को क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया आप उसके लिए मुझसे पूछेंगे, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया उस पॉइंट के लिए आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। यहाँ पर आइए फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शाबाश। सीए मई 2003 का एक सवाल है, आइए उससे भी हम क्वेश्चन करें। XYZ Limited is being wound up by the court. The official liquidator after realization of the asset has an amount of rupees 56 lakhs at his disposal towards payment of creditor of the company or details of the creditor as under dues to secured creditors। secured creditor का कितना अमाउंट है 40 लाख, वर्कर का कितना ड्यू है 30 लाख, ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज पेबल टू गवर्नमेंट अथॉरिटी 4 लाख है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 80 लाख है, तो 56 लाख है अमाउंट सारा रियलाइज हुआ है जो, और इन दोनों का ही 70 लाख बनता है, तो बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, Mars India Limited, a company incorporated under Companies Act 1956, is being wound up by the court. After realization of the assets of the company, official liquidator has an amount of 70 lakh at his disposal towards the payment of the creditors of the said company. Details of the creditor as follows. Unsecured creditors तो जो थे वो थे 50 लाख के, टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेबल टू गवर्नमेंट 5 लाख थी, ड्यूटी टू वर्कर्स 30 लाख थी, ड्यूज टू वर्कर्स 30 लाख थे, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40 लाख थे, और 70 लाख रुपए आया है। द अवेलेबल अमाउंट विद द लिक्विडेटर ऑब्वियसली इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, मोर ओवर द कंपनी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो सेम क्वेश्चन था ये भी बेटा, सेम क्वेश्चन था, रिलेटिवली मिल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, रिलेटिवली मिल जाएगा। 70 लाख अमाउंट रिसीव हुआ, या 40 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर का है और 30 लाख, दोनों को पूरा पूरा मिल जाएगा बेटा। देखो इसमें हमने फॉर्मूला पुट ही नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट वहां करना पड़ता, ठीक है, फॉर्मूला पुट वहां करना पड़ता अगर क्रेडिटर का, अगर अमाउंट क्रेडिटर का अमाउंट, सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट और वर्कमैन का अमाउंट जोड़ने के बाद रियलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा है तो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ध्यान से सुन लीजिए बात। ये जो फार्मूला आपने पढ़ा, ये फार्मूला वहीं यूज़ होगा जहां पर रियलाइज्ड वैल्यू इज लेस देन वर्कमैन्स ड्यू अमाउंट। आइए इस बात को मैं समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। आइए, जो आपने फॉर्मूला सीखा इसका एप्लीकेशन कब होगा। ठीक है, तो पहला केस, रियलाइज्ड अमाउंट is equal to, realized amount is equal to secured creditor plus workman dues। अगर बराबर है, ठीक है, इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू है, ये ज्यादा है या इक्वल टू है, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई।
फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। और जो दूसरा केस है, आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर रिलाइज अमाउंट कम है, रिलाइज अमाउंट इज लेस देन सिक्योर्ड क्रेडिटर प्लस वर्कमैन का जो क्लेम है उससे कम है, तो फॉर्मूला विल एप्लीकेबल, फॉर्मूला विल एप्लीकेबल। मैं यहाँ एग्जाम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम्स में आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं सीएस एग्जाम के भी आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन सीए के एग्जाम के डिस्कस करूंगा ताकि आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, मैं कुछ Messrs. Raman Limited was wound up by the court. Official liquidator invited claims from the creditors which stood as under. इनकम टैक्स वालों ने क्लेम करा 11 लाख रुपए, सेल्स टैक्स वालों ने क्लेम करा 5 लाख रुपए, वर्कर्स ने क्लेम करा 25 लाख रुपए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने क्लेम करा 25 लाख रुपए, ट्रेड क्रेडिटर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल 15 लाख रुपए क्लेम किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बीइंग बैंकर्स टू कंपनी टोटल 75 लाख क्लेम किया, टोटल 156 लाख का क्लेम हुआ। ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज्ड ओनली 80 लाख सेल ऑफ एसेट्स एंड द रियलाइजेशन मेड फ्रॉम द कंपनीज डेटर्स विच इज नॉट सफिशिएंट टू पे द ऑल क्रेडिटर्स, प्लीज डिसाइड। अब देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 75 लाख है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 75 लाख है, और वर्कमैन का कितना क्लेम है, वर्कमैन का क्लेम कितना है, या अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉइज का क्लेम दे दे तो उसमें से वर्कमैन ढूंढना है आपने। वर्कर्स का है जी 25 लाख रुपए, तो 1 करोड़ तो दोनों का हो गया इनका, और क्लेम और रियलाइज्ड वैल्यू कम है तो फॉर्मूला यूज होगा, यानी प्रोपोर्शनेट पैसा देना होगा। बस आपने ये देखना है कि फॉर्मूला कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ हटके है, मई 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, सुनिए। A company created a floating charge of its current assets in favor of a bank to secure a current account, which was in debit of rupees 5 lakhs and also secure further for working capital facilities provided by the bank. The charge created on 1st January 2003 was duly registered with the Registrar of Companies. Bank advanced rupees 101 lakhs subsequently to the creation of charge. ठीक है, the company was going into voluntary liquidation pursuant to resolution passed on 1st September 2003. Examine the validity of floating charge in case of its creditors voluntarily winding up, but there is no frustration, no fraudulent preferences. But there is no fraudulent preferences. अब ये थोड़ा टॉपिक बचता है बेटा, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का थोड़ा टॉपिक बचता है। पहले इसे कर लेंगे तो इस क्वेश्चन पर आएंगे, इसे कर लेंगे तो इस क्वेश्चन पर आएंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। Messrs Infotech Over Trading लिमिटेड वाज ऑर्डर टू बी वाउंड अप कंपल्सरली बाय एन डेटेड 15 अक्टूबर 2007 को ऑर्डर आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ऑफिशियल लिक्विडेटर हु हैज टेकन कंट्रोल फॉर द एसेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज नोटिस द फॉलोइंग। ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या ऑब्जर्व किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द कंपनी। बेटा ये वाला पोर्शन भी ये वाला भी अभी हमने नहीं किया टॉपिक, कुछ टॉपिक हमारा बचता है। चलिए पहले जो हमारा कंटेंट बचा हुआ है पहले उसे ख़त्म करेंगे। इस सब क्वेश्चंस की मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, और इन केसेस कुछ केसेस हैं उनकी कॉपी भी मैं आपको भेज दूंगा। तो वो सब केसेस और क्वेश्चंस आपने डिस्कस करने हैं। ये केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, अपने बात को ध्यान से सीखना है। शाबाश।